ये कहानी है राजस्थान की, जहाँ एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम प्रमोद होता है। प्रमोद एक सरकारी जॉब करता है और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। प्रमोद की फैमिली में 3 बंदे हैं, 2 बच्चे और एक उनकी पत्नी। बच्चे अपनी मम्मी के साथ गांव में रहकर पढ़ाई करते हैं और प्रमोद का ज़्यादा से ज़्यादा समय ड्यूटी पर व्यतीत होता है। और जब भी प्रमोद को समय मिलता है तो वो अपने बच्चों से मिलने के लिए गाँव में आ जाया करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्चों की स्कूल की एजुकेशन की पढ़ाई जो है पूरी हो जाती है। प्रमोद का जो बड़ा बेटा है वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन छोटा बेटा पढ़ने में कमज़ोर होता है। और जैसे ही वो अपनी स्कूल एजुकेशन की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो छोटा बेटा आगे पढ़ाई करने के लिए अपने पापा को साफ मना कर देता है कि जो ये पढ़ाई है ये मेरे भेजे में भर्ती ही नहीं है। तो वो प्रमोद अपने बेटे की इस बात को सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि यदि ये आगे नहीं पढ़ेगा तो इसकी ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तो बिना पढ़े इसका कैसे गुजारा होगा। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। उधर जो उनका बड़ा बेटा है अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है और 4 साल के बाद वह उसकी इंजीनियर की पढ़ाई जैसे ही पूरी हो जाती है तो वो अपने पापा से आकर कहता कि पापा अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, मेरा कोर्स पूरा हो चुका है, अब मुझे कोई अच्छा सा बिजनेस करना है। बिजनेस अच्छा होगा तो हमारे जो आमदनी भी अच्छी होगी और जो हमारा समय भी होगा वो भी अच्छे से व्यतीत होगा। तो उस बिजनेस के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो प्रमोद अपने बेटे की बात से एग्री हो जाते हैं और उसे बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि लो आप अच्छे से आप बिजनेस करिए। जो उनका बड़ा बेटा है बिजनेस करने के लिए पास के शहर में एक वर्कशॉप खोल लेता है और उस पर अपनी काफ़ी मेहनत करने लगता है। उधर छोटा बेटा अपने खेत में काम करके अपनी माँ की सेवा करता है। और जैसे जैसे समय बीतता है समय के साथ साथ जो बेटों के रिश्ते भी आने शुरू हो जाते हैं। बड़े बेटे का रिश्ता अच्छे बड़े ख़ानदान से आने लगता है और छोटे बेटे का नॉर्मल ख़ानदान से, क्योंकि छोटा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उनके पास ज़्यादा खेती बाड़ी भी नहीं है, तो वो ऐसे ही अपना टाइम पास कर लिया करते हैं। लेकिन वो अपने छोटे बेटे को काफ़ी समझाते हैं कि तुम भी कोई अपने बड़े भैया की तरह अपना बिजनेस कर लो और अपने जीवन को संवार लो। तब छोटा बेटा अपने पापा को जवाब देता है कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसी में खुश हूँ और दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। तो ये बात सुनकर प्रमोद काफ़ी परेशान रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि बच्चे आजकल अपनी मनमानी चलाते हैं। दोनों बच्चों की शादी हो जाती है तो और आगे जैसे जैसे समय बीतता है और प्रमोद भी रिटायरमेंट हो जाते हैं। एक दिन वो शाम के समय दोनों अपने बच्चों को बुलाते हैं और बैठकर जैसे कि वो अपना समझाते हैं, उनको उदाहरण देते हैं। कहते कि तुम दोनों भाई आगे आने वाली ज़िंदगी में दोनों आपस में खूब साथ देना, एक दूसरे का साथ देना और जो ये भाईचारे की जो ताकत है ये सबसे बड़ी ताकत होती है और भाईचारे को कोई झुका भी नहीं सकता। तो इस तरह के वो एग्जाम्पल देते हैं। तो वो बड़े बेटे को कहते हैं कि ये तुम्हारा जो छोटा भाई है ये ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है और इसका तुम आगे ज़िंदगी में सहारा बनना और इसकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करना और इसको कभी पीठ मत दिखाना। जो उनका बड़ा बेटा है अपने पापा की बात को सुनता रहता है, लेकिन उन्हें कोई उनकी बातों पर वो अमल नहीं करता है। और जो उनकी बड़े बेटे की जो मैसेज है वो काफ़ी लालची है, तो वो सोचा करती है कि जो घर में मतलब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो आमदनी आती है ये सिर्फ मेरा आदमी करता है और जो घर के परिवार के जो लोग हैं वो खाली बैठकर खाते हैं। तो वो अपने पति को घर के बड़े बेटे को सबके प्रति मतलब उल्टा सीधा भड़काती है और उसको उल्टी शिक्षा देती है और वे दोनों अपना गांव से घर छोड़कर शहर में चले जाते हैं और जहां पर उन्होंने अपनी वर्कशॉप खोली हुई थी उसी के बगल में जाकर एक मकान ले लेते हैं और वहीं जाकर रहने लगते हैं। जैसे ही इस बात को प्रमोद जी सुनते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है कि जैसे बड़ा बेटा ही कमाने वाला है और वो ही हमें छोड़कर चला गया, तो उसको काफ़ी इस बात का फ़र्क पड़ता है। लेकिन बड़ा बेटा कहता कि ये घर मेरे ससुराल वालों ने मुझे दिया है, इसलिए हम उसके अंदर रहते हैं।
लेकिन प्रमोद अपने छोटे बेटे के साथ, प्रमोद और उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ गांव में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने आराम से रहते हैं। छोटा बेटा अपना मन लगाकर अपने खेत में काम करता है और अपने घर परिवार का गुजारा करता है। जैसे जैसे समय बीतता है और ऐसे ऐसे जैसे समय के साथ साथ जो प्रमोद हैं उनकी काफ़ी एज भी हो चुकी थी, वे बुजुर्ग भी हो चुके थे, उनकी एक दिन मौत हो जाती है। और जैसे ही उनकी मौत हो जाती है और जो फिर छोटा बेटा खेत में काम करके अपना और अपनी मम्मी का गुजारा करता है और अपनी मम्मी के साथ वो बड़े आराम से रहता है। और जैसे ही एक दिन उन छोटे बेटे के घर के प्रमोद की मौत को 1 महीना हो गया था, तो एक दिन छोटे बेटे के घर के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। तो उस गाड़ी को देखकर छोटा बेटा एकदम से पहले तो चकित हो जाता है और जैसे उस गाड़ी में से एक व्यक्ति निकलकर उनके घर के अंदर आता है, तो वो उससे छोटा बेटा उनसे पूछता है कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तो वो व्यक्ति बताता है कि हम उनके प्रमोद जी के दोस्त हैं और जब तुम्हारे पापा की चंडीगढ़ में पोस्टिंग हुई थी तभी हम दोस्त बने थे और आज ही मुझे पता चला है कि मेरे दोस्त की मौत हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। छोटा बेटा उस व्यक्ति को आदर के साथ घर के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ उनको जाकर चेयर पर बैठाते हैं और उनके चाय पानी का बंदोबस्त करते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति चाय पानी के लिए चेयर पर बैठते हैं तो वो उस घर को चारों तरफ से देखते हैं और देखते ही रहते हैं, क्योंकि ये घर ऐसा नहीं है जैसे उसके दोस्त ने उन्हें बता रखा है। तो उनके दोस्त ने बता रखा है कि मेरा बेटा बिजनेस करता है और अच्छा खासा कमा लेता है और मतलब अच्छा सा हमारा घर भी है, लेकिन जो घर की हालत है वो अच्छी नहीं है। भाई से पूछता है कि तुम्हारे भाई कहाँ रहते हैं, तो वो छोटा भैया बताता है कि मेरा भैया पास के शहर में रहता है और वहीं पर उनका जो बिजनेस है और जो उनकी वर्कशॉप है वहीं पर है और वहीं पर उनका मकान है। तो वो व्यक्ति कहता है कि अपने भाई से कॉल करके कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे दोनों भैयों से कुछ काम है, दोनों भैयों से मुझे कुछ बातें करनी है। छोटा भैया बड़े भैया से फ़ोन करता है कि पापा के जो दोस्त हैं वो घर पे आए हुए हैं और हम दोनों भैया से कुछ बात करना चाहते हैं। तो बड़ा भैया छोटे भैया से कहता कि आप उनसे कह दीजिए कि मेरे पास आने का टाइम नहीं है, तो मुझ पर जो भी बात आप कर सकते हैं वो फ़ोन पर करिए। तो वो जो पापा के दोस्त हैं वो छोटे बेटे से कहते हैं कि आप उनसे कहो कि आप घर पर ही आएँ। तो वो घर गांव और शहर के जो बीच का जो दूरी है वो कम से कम 10 किलोमीटर के आसपास है। तो वो जो पापा के दोस्त हैं वो छोटे बेटे से कहते हैं कि तुम जब तक तुम्हारा बड़ा भैया आता है तब तक तुम जो गांव के जो 15-20 जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें बुलाकर लेकर आओ। तब अपने पापा की दोस्त की बात सुनकर वो गांव में जाता है और 15-20 जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अच्छे अच्छे जो लोग बाग हैं, उनको वो घर बुला कर लाता है। घर आंगन में चारपाई और कुर्सी डाली जाती है, सभी आकर अपना चारपाई पर बैठ जाते हैं और तब तक जो उसका बड़ा भैया भी वहाँ आ जाता है। जैसे ही सब इकट्ठे हो जाते हैं तो जो उनके पापा के जो दोस्त हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आज मुझे बड़ा दुख है कि आज मेरे दोस्त हमारे बीच में नहीं हैं। तो फिर वो कहते हैं कि बड़े बेटे से कहते हैं वो कि तुम्हारे पापा ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे और जो पैसा अब तुम्हें, जो उनका वो कर्जा है वो अब तुम्हें चुकाना है। तब बड़ा बेटा अपने पापा की दोस्त की बातें सुनकर एकदम गर्म हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मेरे पापा ने तुमसे कोई पैसा कर्ज में लिया है। तो वो व्यक्ति है कहता है कि जो मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, इसलिए मैंने गांव वालों को यहाँ बुलाया है ताकि जो इनके सामने सारी बात क्लियर हो जाए और जो मेरा पैसा है और जो मेरा पैसा है भाई मुझे कम मिलेगा वो भी क्लियर हो जाए। और तब वो पापा के दोस्त हैं वो कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी हुई थी और उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए लिए थे कि मुझे शादी में लगाने हैं, उसके बाद जब तुम्हारा बिजनेस लगवाने के लिए उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए लिए थे कि मुझे अपने बेटे का बिजनेस करवाना है तो मुझे 10 लाख और रुपए चाहिए। तब जैसे ही वो अपने पापा के दोस्त की बात सुनते हैं तो वो मन ही मन सोचता है कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो 10 लाख रुपए
मुझे पापा ने दिए थे, हो सकता है पापा ने इन पैसे वो कर्जा लिया हो। तब वो उनको अपने पापा के दोस्त को कहते हैं कि आप अपनी सलामती चाहते हैं तो आप यहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ से चले जाएं। तो जो जो भी वहाँ गांव के जो लोग मौजूदा थे, आपस में उनकी कानाफूसी होने लगती है। और जो उनका छोटा बेटा वहाँ बैठा होता है, वो भी अपनी मतलब गहराई से सोचने लगता है। और जो वहाँ उनके जो प्रमोद की जो मिसेज बैठी होती है, वो भी इस बात को सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी छोटा बेटा अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और अपने पापा के दोस्त को कहता है कि सर आप रुकिए, जितने भी के पैसे हैं, मैं जितनी भी हमारी ज़मीन प्रॉपर्टी है, मैं उसको सबको बेचकर आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा। तो जितने भी वहाँ आदमी बैठे थे, जो भी वहाँ गांव के लोग मौजूद थे, तो वो उस छोटे बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर एकदम से वो उसके काफ़ी शाबाशी करते हैं और कहते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो, जो अपने पापा की मृत्यु के बाद अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए अपनी जो ज़िंदगी जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बेटा हो तो ऐसा हो। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रमोद जी और उनकी जो पत्नी है वो अपने छोटे बेटे के साथ गांव में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है और जो प्रमोद जी की जो एज भी काफ़ी हो चुकी थी, वो बुजुर्ग भी हो चुके थे और उनकी मौत हो जाती है। रह जाते हैं प्रमोद जी की पत्नी और उनका छोटा बेटा। छोटा बेटा अपने खेत पर मेहनत करके अपना और अपनी मम्मी का गुजारा कर लिया करते थे। और प्रमोद जी की मौत को हुए 1 ही महीना हुआ था कि एक दिन छोटे बेटे के दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। पहले तो छोटा बेटा उस गाड़ी को देखकर चकित और हैरान रह जाता है। फिर जैसे उसमें से वो व्यक्ति उतरता है और उनके घर के अंदर जाता है, तो छोटा बेटा उस व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। तो वो व्यक्ति छोटे बेटे को बताता है कि जब तुम्हारे पापा की पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी, तभी हम दोनों दोस्त बने थे। तो आज ही मुझे पता चला है कि मेरे दोस्त आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो छोटा बेटा उस व्यक्ति को बड़े ही आदर के साथ अंदर ले जाता है, जाके चारपाई पर बैठाता है और उनके चाय पानी का बंदोबस्त करता है। तो वो जैसे ही वो चाय पानी पी रहे होते हैं, तो वो चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर उस घर को देखते हैं, लेकिन वो घर उनको ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसके दोस्त उनको बताते थे। तो उनके दोस्त कहा करते थे कि हमारा बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है, मेरा बड़ा बेटा बिजनेस करता और अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लेकिन जिस तरीके से उसके दोस्त ने उनको तारीफ़ कर रखी थी, लेकिन वो ऐसा उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद जो पापा के दोस्त होते हैं, वो छोटे बेटे से पूछते हैं कि तुम्हारे भाई कहाँ रहते हैं। तो वो कहता है कि मेरे भाई शहर में रहते हैं, वहीं पर उन्होंने अपना बिजनेस खोल रखा है और वहीं पर वो अपना मकान लेकर वहीं पर रहते हैं। तो जो पापा के दोस्त हैं वो उनके छोटे बेटे से कहते हैं कि आप अपने छोटे भाई को फ़ोन करो और कहो कि पापा के दोस्त आए हैं, वो हमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। तो वो अपने बड़े भैया को फ़ोन करता है कि पापा के दोस्त आए, वो हमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन बड़ा भैया कहता है कि आप उनसे कहो कि मेरे से फ़ोन पर बात कर ले, लेकिन मेरे पास आने के लिए टाइम नहीं है। तभी वो कहते हैं कि जो बातें बैठकर होंगी और जो वो फ़ोन पर करने की नहीं है, आप यहाँ पर आकर आइए और हम बैठकर बातें करते हैं। गांव और शहर के जो बीच की दूरी है वो कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी है। तो उसके जो पापा के दोस्त हैं वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे बड़े भैया आते हैं, तब तो गांव के जो 15-20 लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप उन्हें बुला कर लाइए ताकि वो उस समय वो भी इस बात को सुने। तो वो छोटा बेटा गांव में जाता है, 15-20 जो लोग हैं उनको बुला कर लाता है और सभी जैसे आंगन में आ जाते हैं। चारपाई और चेयर बिछा दी जाती हैं, सभी आकर वहाँ आंगन में बैठ जाते हैं। और तब तक जो उनका प्रमोद जी का बड़ा बेटा अपने परिवार, बच्चों और पत्नी के साथ वहाँ आ जाता है। और जैसे ही सब इकट्ठे हो जाते हैं, जो पापा के दोस्त हैं, जो प्रमोद जी के दोस्त हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आज मुझे बड़ा ही दुख है कि जो आज
आज मेरे दोस्त हैं हमारे साथ नहीं हैं। आज मुझे बहुत ही बड़ा दुख है। तब वे कहते हैं कि तब वो जो पापा के दोस्त हैं वो उनके बड़े बेटे से कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने मुझसे 20 लाख रुपए लिए थे, जिसे आज तुम दोनों भैया को जो वो कर्जा है वो उतारना है। तब जैसे ही वो उनका प्रमोद जी का बड़ा बेटा उनके मुख से ये बात सुनता है तो वो गर्म हो जाता है और कहता है कि आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है जो कि मेरे पापा ने आपसे 20 लाख रुपए लिए हैं। तभी वो कहता है कि मेरे पास हर बात का प्रूफ है और जो ये गांव के बड़े बुजुर्ग हैं मैंने इसीलिए यहाँ बुलाए हैं ताकि इन बातों को ये भी सुने और ये इस बात के ये क्लियर हो जाए कि जो मेरा पैसा है वो आप कब तक दोगे। कब तक दोगे। तो वो कहता है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए लिए थे कि मुझे शादी में लगाने हैं। उसके बाद जब तुम्हारा बिजनेस करवाया था कि मुझे अपने बेटे से को बिजनेस कराना है, मुझे 10 लाख रुपए बिजनेस करवाने के लिए चाहिए, तो बिजनेस के लिए लिए थे। तब वो बड़ा बेटा अपने पापा के दोस्त को कहता है कि आप अपनी सलामती चाहते हैं तो आप यहाँ से चले जाएं। मेरे पापा के ऊपर आपका कोई भी पैसा नहीं है। तभी जो भी वो गांव के लोग वहाँ मौजूद थे वो आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। जो उनका छोटा बेटा वहाँ बैठा हुआ था वो भी काफ़ी गहराई से इन बातों को सोच रहा था और जो प्रमोद जी की पत्नी वहाँ बैठी हुई थी वो उनकी बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद छोटा बेटा अपनी जगह से उठता है और अपने पापा के दोस्त के पास पहुंचता है और कहता है कि सर जितने भी तुम्हारे पैसे हैं मैं सब लौटा दूंगा, लेकिन आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा, क्योंकि जितनी भी मेरे पास तो प्रॉपर्टी है मैं उसको बेच दूंगा और जो आपका जो पैसा है मैं सारा चुका दूंगा। तो जब भी वो उसके बाद वो पापा के दोस्त हैं वो कहते हैं लेकिन मैं आपका पैसा चुका दूंगा। लेकिन जितने भी वहाँ गांव के लोग उस मौके पर मौजूद थे और उस छोटे बेटे के मुख से बातें सुनकर सभी उसकी काफ़ी प्रशंसा करने लगते हैं कि बेटा हो तो ऐसा जो अपने मरे हुए पापा की इज्जत को बचाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है, तो बेटा हो तो ऐसा हो। तभी उसके जो पापा के दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि जो पैसे तुम्हारे पापा ने मुझसे लिए हैं ये तुम्हारे भाई की ज़िंदगी बनाने के लिए हैं, तुम इस पैसे को क्यों उतारोगे। तब वो छोटा बेटा कहता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी से ज़्यादा अपने पापा की इज्जत प्यारी है, ताकि कोई मेरे पापा की तरफ उंगली करके ये ना कहे कि इनके ऊपर मेरा पैसा है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो उस वक़्त जो भी वहाँ गांव के बैठे हुए बुजुर्ग थे तो वो बड़े बेटे से कहते हैं कि ये वैसे भी कम पढ़ा लिखा है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं है और तुम अच्छा खासा बिजनेस है तुम्हारा, तुम अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो और तुम्हें क्यों नहीं इस पैसे को उतार देते हो। तब वो बड़ा बेटा पैसे देने से साफ इनकार कर देता है और पास में जो उनकी पत्नी बैठी होती है तो वो कहती है कि हमने कौन सा ये कर्जा इन पैसे लिया है और जिसने भी ये कर्जा लिया है वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, वो तो मर चुके हैं, तो फिर इस कर्जे को हम क्यों दें। जैसे ही बड़े बेटे की मिसेज के मुख से ये बात पापा के दोस्त सुनते हैं तो वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि यही तो मुझे सुनना था, यही तो मुझे परखना था कि ये इस पैसे को लेने के लिए किस में ज़्यादा काबिलियत है। तो जैसे ही उसके मुंह से ये सब सुनते हैं जो भी वहाँ लोग बाग बैठे थे, जिसकी भी ये लोग बाग वहाँ मौजूद थे, तो वो सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि पहले तो ये जो कह रहे थे पैसे लेने की बात कह रहे थे, अब ये देने की बात कह रहे हैं, आखिर माजरा क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। तो वहाँ एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप साफ साफ कहिए आपको क्या कहना है। तो पापा के दोस्त कहते हैं कि हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी बातें मैंने अब तक कही हैं वो सब झूठी थी। इनके पापा ने मुझसे कोई भी पैसा उधार नहीं लिया है, इनके पापा के पास ऊपर मेरा कोई भी कर्जा नहीं है, लेकिन मुझे ये
देखना था कि ये जो इनके पापा की जो मेरे पास ज़मानत है, कौन संभालने के लायक है, किसमें कितनी काबिलियत है। तभी वो कहते हैं कि हम जब पहली बार मिले थे, हम चंडीगढ़ में जब इनके पापा की पोस्टिंग थी तब हम वहाँ दोस्त बने थे और हमने वहाँ कुछ शेयर खरीदे थे और वो हमने वहीं छोड़ दिए थे। और हमने ये आपस में डिस्कस की थी कि जिसकी भी पहले मौत होती है वो इन शेयरों को बेचकर जो पैसा आता है वो उसके परिवार को जाकर दे देगा। तो आज मेरे दोस्त की मौत हो गई है तो वो शेयर मैंने बेच दिए हैं और जो पैसा उनसे मिला है मैं इनके पास लेकर आया हूँ। लेकिन मेरे दोस्त ने एक बात और कही थी कि जो आपको काबिल लगे, आप इस चीज़ की परख करना, जो आपको काबिल लगे ये पैसा उसको दे देना। लेकिन मुझे जो संस्कार मैं अपने दोस्त में देखा करता था, प्रमोद जी में देखा करता था, वो संस्कार छोटे बेटे में है। इसलिए इस पैसे का लेने का जो अधिकार है, जो पैसे का लेने का जो काबिलियत है, छोटे बेटे में है। तो वो अपने वो तो ये जो पैसा लेने की काबिलियत है छोटे बेटे में है। और जैसे ही प्रमोद जी के दोस्त अपनी गाड़ी के पास जाते हैं, वहाँ से एक सूटकेस लाते हैं और वो सूटकेस छोटे बेटे के हाथ में दे देते हैं कि आप इसके हकदार हैं, आप इस पैसे को ले लीजिए, ये आपके पापा की अमानत है और जो उन्होंने आपके लिए ये संभाल कर मेरे पास रखी हुई थी। छोटा बेटा अपने पापा के दोस्त से कहता है कि सर यदि मेरे पापा की ये अमानत है तो आप हमारे दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दीजिए, क्योंकि कल को ये मेरे बड़े भैया मुझसे ये ना कहे कि ये छोटे भैया ने मेरे साथ धोखा कर लिया है। तो तभी बीच में आकर उनकी मम्मी आ जाती हैं और कहती हैं कि जो तुम्हारे भैया का जो बिजनेस करवा दिया है तुम्हारे पापा ने, उनको पहले ही उनके जो 20 लाख रुपए हैं उनको दे दिए हैं और तुम्हें कोई पैसा उन्होंने नहीं दिया है। इसलिए इस पैसे को तुम लो और अपना कोई बिजनेस शुरू करो। छोटा बेटा अपनी माँ की बात को मान लेता है और उस पैसे को लेकर अपना एक शहर में जाकर एक बिजनेस शुरू करता है। और जैसे जैसे समय बीतता है वो बहुत ही कम समय में उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी तरक्की करने लगता है, क्योंकि जो गांव में उसका नाम था, गांव में सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे और गांव वाले भी उसके काम को, उसके बिजनेस को फैलाने में उसके काफ़ी मदद करते थे। और वो जैसे जैसे उसका जो समय बीतता है और समय के साथ साथ वो बहुत ही कम समय में काफ़ी तरक्की कर लेता है और उसने एक अपना गांव में नया मकान भी बना लिया था और जहां अपनी मम्मी की वो तन मन धन से सेवा करता था। और जैसे उसको पता चलता है कि उसका जो बड़ा भैया है उसका जो सारा काम ठप हो गया है जो पापा ने खुलवाया था और उसका दिवाला निकल गया है और जिस मकान में बड़ा भैया रहता था उसका किराया उन्होंने मकान मालिक ने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। छोटा भैया अपने घर आता है और घर से कुछ पैसे लेता है और बड़े भैया के यहाँ पहुँचता है और वो जैसे ही मकान मालिक को जो बचा हुआ किराया था मकान मालिक को दे देता है और अपने बड़े भैया से कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, हम साथ इकट्ठे उस मकान में रहेंगे और जो भी काम मैंने शुरू किया है आप उसमें मेरा हाथ बटाइए और दोनों ही हम उस काम को मन लगा कर करेंगे, आप मेरे साथ चलिए। बड़े भैया छोटे भैया की बात सुनकर उनकी जो गर्दन है शर्म से नीचे झुक जाती है, क्योंकि जब वो बिजनेस किया करते थे अपने पैसे का काफ़ी घमंड करते थे और वो अपने छोटे भैया की बिल्कुल हेल्प नहीं किया करते थे और उसको एक भी पैसा उसके और ना ही पैसा नहीं दिया करते थे और ना ही उसके कोई मदद किया करते थे। लेकिन आज जैसे ही उन्होंने उनके समय पर आकर छोटे भैया ने बड़े भैया की हेल्प की है तो वो आज काफ़ी शर्मिंदा हैं और बड़ा भैया अपने परिवार को लेकर छोटे भैया के पास आ जाता है और उसी मकान में इकट्ठे रहते हैं और जो काम छोटे भैया ने शुरू किया है और दोनों भैया उसी काम को संभालते हैं। दोस्तों, क्या कहना चाहोगे आप छोटे भैया के बारे में और क्या कहना चाहोगे उनके प्रमोद जी के दोस्त के बारे में?
इस तरह की कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। हम इस तरह की कहानी आपको सिर्फ इसीलिए सुनाते हैं ताकि आप इनमें से अच्छे अच्छे जो वर्ड हैं, अच्छी जो शिक्षा है वो आप यूज कर सको, इन पे अमल कर सको और दूसरों को भी शेयर कर सको। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कल को फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ और नए समय के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा और जय भारत और जय हिंदुस्तान। जय भारत माता की जय। फिर मिलते हैं किसी दौर। अब नमस्कार।